मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है तो हम ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई चीज बोलते हैं ना, किसी चीज का महत्व आप कब जानोगे, जब उसके बारे में डेप्थ में जानोगे। सुनी सुनाई बातें कभी कभी गलत भी होती है, क्योंकि लोग अपने मतलब के हिसाब से बातों को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए इंट्रोडक्शन आज डेमो क्लास रखा, क्योंकि आप सभी को डीएमआईटी के बारे में पता चले क्या होता है डीएमआईटी, क्यों हम डीएमआईटी को सीखना चाहिए, क्यों हमने नहीं, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो हम काउंसलिंग में कैसे यूज करें। कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, तो इन्होंने क्यों डीएमआईटी को सीखना चाहिए। तो डीएमआईटी जब 2010 में इंडिया में एंटर हुआ, तब यहाँ के बच्चों की जो पोजीशन थी थोड़ी अलग थी। यानी कैसे माँ बाप बच्चों पे एक्स्ट्रा लोड डालते थे, ठीक है। बच्चों को, माँ बाप को ऐसा लगता था कि हम बच्चों को बहुत अच्छा दे रहे, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हम हमारा बोलते ना, जो आपका एम्बिशन जो है, जो आपने आपकी लाइफ में नहीं अचीव कर पाई, वो आप बच्चों पे थोप रहे हैं। तो हमको लगता है कि यार हम सब कुछ तो बच्चे को दे रहे, बच्चे में तो सब आसानी से उसको हाथ में थाली मिल जाती है, घूमने के लिए पैसा मिल जाता है, जाने के लिए उसको अच्छी कोचिंग्स मिल जाती है, फिर भी बच्चा हमारा ट्रस्ट में नहीं होगा, फिर भी बच्चा जो होता है अच्छा वर्क करेगा, अच्छा आउटपुट निकलेगा। या मैरिज करते हुए भी आप ऐसे कर सकते हो, जब आप देखते हो किसी का बच्चे का यानी किसी के आउटर को बताते हैं, जैसे लड़की लड़कियों को देखने जाती है या लड़के जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बखान करता है, मीडिएटर लोग रहते हैं, वो जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं वही हम ध्यान में रखते हैं और एक एनालिसिस करते हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे भी पड़ाव होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, और उन्हीं पे हमारी जो लाइफ होती है टिकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले शिक्षा, सबसे पहले आता है शिक्षा। इसलिए शिक्षा को आती है क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा यानी रेस का घोड़ा। यानी बच्चा जब अच्छा सीखेगा, अच्छा पढ़ेगा, तब जाके उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। यानी हमने जो इक्विवेलेंट, हमारा जो समीकरण हमने रखा है, जो हमने बोलते हैं ना मैथ, जो हमने इक्विवेलेंट किया है, ठीक है। बच्चा यानी रेस का घोड़ा, क्योंकि उसको नौकरी को पाना होता है, उसको क्या करना है, नौकरी को पाना है। बच्चे को नौकरी चाहिए क्योंकि हम सेटल उसको देखना चाहते हैं। और ऊपर से जो हम नहीं कर पाए, जैसे हो सकता है आपको इंजीनियर बनना था, आपके माँ बाप ने बोल दिया अरे यार तू तो लड़की है, तू क्यों करेगी इंजीनियर को। या कोई लड़का होगा, तो उनको बोला होगा कि तुम तो, तुम्हारे घर में, जैसे तुम पहले बहनों के खर्च को देखो, अपने घर में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, तो आप इन लोगों को पहले पढ़ाना है, एक जिम्मेदारी होती है। तो इसी कारण भी हम हमारी इच्छाओं को मार देते हैं, वो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो बचपन से ही हमारे दिमाग में असंख्य प्रोग्राम जो होते हैं चलते रहते हैं, जिसको हम हैबिट बोलते हैं। हम बोलते हैं ना हमारी हैबिट ऐसी है। या कोई बचपन से नर्वस होता है, तो हमारे पूरी होल लाइफ में जो भी ट्रॉमा आता है, वो हमारे बचपन के बिहेवियर का आता है। यानी बचपन में, यानी माँ से गर्भ से लेके जब वो बच्चा बड़ा होता है, जो जो सोशल को जानना पहचानने लगता है, तब से उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे बच्चा कैसे सीखेगा, फॉर एग्जाम्पल माँ के साथ बाप का व्यवहार दिखेगा, पिताजी का व्यवहार उनके माँ के साथ कैसे है। अगर सपोज उसके पिताजी उसके मम्मी को दबाते होंगे, या मम्मी पिताजी को दबाती होगी, तो बच्चा भी वही अपने लाइफ में ट्राई करता है। जैसे सपोज फीमेल होगा वो, ठीक है, और मम्मी बाप को दबा रही है, तो बच्चा भी क्या करेगा, अपने हस्बैंड को डोमिनेट करने की सोचेगी। प्रोग्राम आ रहा है, उसने देखा है, बचपन से आपको ऑब्जर्व करते जा रहा है बच्चा। तो उसने क्या किया, एक खुद के बिहेवियर पैटर्न को उसने डेवलप किया कि नहीं मुझे इसको दबाना है। या कोई लड़का किसी औरत को दबाता है, तो उसमें भी वही सेम पैटर्न बच्चा सीखता है कि नहीं, इनको दुयम स्थान होता है, आप इनको दबा दबा के रखो। क्योंकि बाप देखते हैं, बाप चिल्लाती है तो माँ अटेंशन देके बराबर काम करते हैं, दिन भर में कुछ काम करते हैं। जैसे बाप का सायरन बज जाता है, उनकी गाड़ी की आवाज आती है, माँ अटेंशन में आ जाती है, जो भी कुछ इंजॉयमेंट करनी है पहले कर लेती है, बाद में क्या करती थी, अटेंशन। तो इसी चीज को साइकोलॉजी में बोलते हैं ना, इनर प्रोग्रामिंग बोलते हैं आप, बर्थ टाइप का प्रोग्रामिंग। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी अभी मार्केट में बहुत अच्छे से आ रही है। यानी आपका बड़े होने में जो भी आपका बिहेवियर होता है,
वो कहीं जाके आपके बचपन से बिलोंग करता है। जैसे किसी बच्चे को आप डराओ, बहुत डराओ, बड़ा होके भी वो बंद कमरे में जाने का डरेगा, क्योंकि हम क्या होते हैं उस समय में, हम मानसिक गुलामता बन जाते हैं, मानसिक गुलामी को हम एडॉप्ट कर लेते हैं, मेंटल गुलामी को हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इसका भी एक एग्जांपल आपको समझाया था, किसी हाथी के बच्चे को एक सलाख को बांध देते हैं, ठीक है। जब वो छोटा बच्चा रहता है, वो उसको पता रहता है, जब वो हाल ही में जन्मा होता है, एक दो 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 3 4 दिन का होता है, तो उसका मालिक क्या करता है, उसको उस सलाख से बांध देता है। और उस सलाख से बांधने के बाद वो जब बाहर खेलने का मन करता है, बच्चे क्यों बांध के रखते हैं, कि वो ऐसे कैसे भी दौड़ने लग जाते हैं। जब बच्चा रहता है उसको ये नेचर जो होता है नया लगता है, तो वो बोलते ना कि कैसे मैं यहाँ पे रुकूं, तो वो दौड़ने लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा भी देखो, उसको पैर फूटने के बाद उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है, यहाँ पे दौड़ेगा, वहां पे दौड़ेगा, कभी दीवार में जाके लग जाएगा। तो सेम इसी तरह के जो पैटर्न होते हैं एनिमल में भी होते हैं। वो भी माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है, अंधेरे से जब उजाले की तरफ आता है, तो उसको ये जो दुनिया रहती है वो अमेजिंग नजर आती है, नई नजर आती है। और उस दुनिया से वो सीखने के लिए वो दौड़ना चाहता है, वो हर चीज को चख के देखना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा भी देखो, कुछ भी मुंह मिले चीज मिलेगी, मुंह में डाल देगा। नमक भी दोगे ना, वो भी मुंह में डाल देगा, उसको नहीं समझता है वो बाद में मुंह बनाएगा, अलग अलग मुंह बनाएगा उसका टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और उससे जज करता है कि ये चीज सफेद वाली चीजें मैंने मुंह में डाली थी, इसलिए मेरा जो टेस्ट होता है वो सही से नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर डीएमआईटी में बात रखती है, या बहुत ज्यादा डीएमआईटी में बात मायने रखती है, तो वो जो चीज होती है वो होती है हमारी साइकोलॉजी। इनबन टैलेंट होता ही है जो बचपन में आप आते हो, मैंने लास्ट टाइम में बोला है कि इनबन टैलेंट कैसा बनता है, जो रीजेस आपके हाथ में प्रेजेंट होते हैं, तो उससे हम न्यूरॉन की गणना करते हैं कि हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन थे। लेकिन जब हमने ये भी बात किया कि जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर जब इस विश्व के बाहर निकलते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस आजू बाजू में जो चीजें दिखती है उसको सीखते जाते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं, उसके नॉलेज को हम मिलते जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर अलग अलग नेचर के अगर फल भी दिखता है, ये नेचुरली गुण होता है हमें। अलग अलग अगर नेचर में आप प्लांट को भी लगाते हैं, तो उसमें फूल अलग से आता है, फल अलग से आता है, एटमोस्फेयर का इफेक्ट उन पे दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे पे समाज का जो इम्पैक्ट होता है वो बचपन से ही दिखता है, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, तो पहले गुरु हमारे जो होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, माँ होती है, बाद में बाप होता है, ठीक है। तो हम उनसे उन गुणों को एडॉप्ट करते हैं। आप क्या करोगे, उनसे उन गुणों को सीखोगे। बच्चा किसको कॉपी करता है, जैसे उसके पिताजी अच्छे चेयर से स्टाइल से बैठेंगे, तो वो भी ट्राई करता है। उसको भला पैर रखना नहीं आता, वो ऐसे कैसे भी पैर रख के बैठना चालू करते हैं, और हम हंसते हैं। वो क्या करता है, लोगों को कॉपी करता है। और जब आप हंसते हो तो उसको लगता है नहीं, ये चीजें करने से लोग मुझे स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। और सेकंड बात करते हैं हम मानसिक गुलामगिरी की। जैसे मैंने हाथी के बच्चे का बात किया, उसको एक सलाख से बंधा जाता है, तो उस सलाख को बनने के बाद वो बच्चा बहुत ट्राई करता है कि वहां से छूटूं और मैं दौड़ने जाऊं, ठीक है। महावत उसे इसलिए बांध के रखता है कि उसको बचपन में वो आदत लगे, उसके दिमाग में वो प्रोग्राम हो कि तू इसको नहीं निकाल पाता है। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, बड़े से बड़े पेड़ों को तोड़ देता है, बड़ी से बड़ी मशीनों को पलटा देता है, लेकिन जब एक छोटी सी सलाख को देखता है, तो उसका मेंटल डोमिनेशन वहां पे खड़ा हो जाता है कि मैं इसको नहीं निकाल पाता हूँ। उसमें क्या काम करता है, उसका मेंटल डोमिनेशन काम करता है। और डीएमआरटी यही चीज आपको सिखाती है कि उसका मेंटल डोमिनेशन भी आप वहां से ऑब्जर्व करो। वो कैसे ऑब्जर्व करोगे आप, उसकी टेस्ट से। जैसे उस टेस्ट में क्या होता है, कोई क्वालिटी उसमें ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो गुण उसमें अच्छे होंगे, उसको सराहा जाएगा। और जो क्वालिटी उसकी नहीं अच्छी होगी, तो उसको डोमिनेट किया जाएगा। हमारी संस्कृति है, हम झट से हमारे बच्चे का बाजू वाले बच्चे के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। बोले देख, अगर बाजू वाले को मैं इतना अगर देती तो वो टॉप पे चला जाता था, तू है, तेरे को सब कुछ चीजें देने के बाद भी नहीं होता, एक मेंटल डोमिनेशन। तो इस तरीके से बच्चे का प्रोग्राम जो होता है वो बनते रहता है। और यही प्रोग्राम अलग अलग रिलेशनशिप में भी देखा जाता है। जैसे माँ बाप का रिलेशन कैसा है, तो बच्चा शादी को भी देखेगा। जैसे माँ बाप में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो गए, तो बच्चे में क्या हो गया, मैरिटल बोल देना, उसको डर पैदा होगा, फियर पैदा होगा, मैरिज के प्रति फियर पैदा होगा। तो बच्चा मैरिज करने को नहीं देखता है, उसको दोस्त अच्छे लगते हैं, बात करने अच्छे लगते हैं। जब शादी की बात आती है, तो वो डिसीजन नहीं लेने। तो ये सभी जो होते हैं हमारे दिमाग के प्रोग्राम होते हैं। तो डीएमआईटी टेस्ट वो टेस्ट होती है जिससे उसके दिमाग का कंप्लीट
आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जहां से आप उसके करियर के बारे में जान सकते हो, उसके बिहेवियर के बारे में जान सकते हो, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में जान सकते हो, उसके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हो, और उसके पावर जो स्ट्रेंथफुल पार्ट होता है उसके बारे में भी जो होते हैं आप गेमआईटी के जरिए जानते हो। साथ में गेमआईटी आपको करियर काउंसलिंग के लिए काम में आती है। जैसे बच्चा होता है तो कौन सा करियर करते हैं, हम माँ बाप बोलते हैं यार तू इंजीनियरिंग बना, जैसे इंजीनियर माँ बाप हो गए तो बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहिए, डॉक्टर माँ बाप हो गए तो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे। तो हम सोचते हैं कि जैसे हमारे संस्कृति में भी पढ़ाया जाता है कि माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। कभी कभी बच्चा हमारे गुणों से अपोजिट भी पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको डॉक्टर की पसंद आती होगी तो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसका कोई आर्ट अलग ही आर्ट होगा, नेचर की तरफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। या इंजीनियरिंग बनना चाहेगा, या पेंटर बनना चाहेगा, या म्यूजिक में जाना चाहिए। तो फिर माँ बाप उसको डोमिनेट करते रहते हैं, हम डॉक्टर है, हमारी प्रतिष्ठा क्या बोलेगी, नहीं लोग क्या बोलेंगे, डॉक्टर का बच्चा ढोलक लेके क्या गली गली में बजाने जाएगा। अगेन प्रोग्राम वो बच्चा, हम उसके जो बोलते ना उसकी हिम्मत को हम खच्चीकरण करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण जो होता है बच्चा, आप कितना भी अच्छा पैसा लगाने के बाद भी वो आपको आउटपुट नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल वो क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, साइकोलॉजिकल वो आपका गुलाम हो जाता है। जैसे माँ ने, बच्चे ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे होते पैदा ही होते उटपटांग चीजों को पूछने के लिए, ठीक है। तो जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो माँ बाप उसको डांट डपकार देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने, जिसने वो एज में उसने नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उसने पूछ लिया, तो हम उसको क्या करते हैं, डांट डपकार देके तू गलत संगत में रहता है। तो वो क्या करता है कि उसको पता रहता है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर होते हैं मेरे माँ बाप नहीं दे पाते, तो वो क्या करता है, बाहरी चीजों में वो चीजों को देखना कोशिश करता है, और उसके कारण वो मिसबिहेवियर भी करता है, मिसगाइड हो जाता है। तो सबसे पहले किसी के साइकोलॉजी को अगर समझना होता है, तो किसी को कुछ समझना होता है, तो उसके पहले ब्रेन पैटर्न को समझो, उसके नेचर को समझो। वो नेचर को समझने की कला जो होती है डिमाटिव कराती है, यानी उसके नेचर को बताएगी, ठीक है। उसके पावर को बताएगी, उसके लॉसेस को बताएगी, उसके लाइफ में किस किस चीजों में उसको दिक्कत जाएगी, ये भी उसमें आता है शॉर्ट एनालिसिस में। और सेकंड जो होते हैं यहाँ पे डिस्क प्रणाली होती है, जो अलग अलग एनिमल के हिसाब से बच्चों के बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा कि आपका बच्चा किस टाइप का है, उसके हिसाब से आपको उसको काउंसलिंग करनी होती है। फिर अगेन पार्ट आता है यहाँ पे हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। तो हावर्ड गार्डनर बोलते हैं कि जैसे हमारे ब्रेन के लोब होते हैं, तो उसी तरह से हमारे बच्चे में हर लोब में एक कार्य को किया जाता है। जैसे हमारे घर हो गए, हर हाउस में हर रूम में अलग अलग कार्य को करते हैं, ठीक है। पूजा घर में आप पूजा करोगे, खाना नहीं लेके जाओगे, हर घर का एक रूम का एक विशेष महत्व होता है, तो आप उस महत्व को कैरी करते हो। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में अलग अलग चीजें को समझने के लिए अलग अलग लोब्स होते हैं। तो इस लोब की एबिलिटी भी आपको बताती है कि आपका बच्चा कैसा है, यानी उसका, जैसे किसी बच्चे में इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर कम होता है, तो वो मेडिटेट नहीं कर पाता। आप बोलते हैं ना, सर हम बहुत बार ट्राई करते ध्यान हमारा लग जाए, लेकिन ध्यान हमारा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जाना कि आप ध्यान करो, ठीक है, लेकिन आप में वो क्वालिटी नहीं है ना कॉन्सेंट्रेट करने की, खुद को कॉन्सेंट्रेट करने की आपको वो क्वालिटी नहीं। तो फिर हम जानते क्यों क्यों वो क्वालिटी नहीं है, और उसको कैसे हम बढ़ा सकते, फिर हम उनको रेमेडीज को सजेस्ट करते हैं। जैसे किसी की कुंडली को आप पढ़ते हो तो उसमें रेमेडीज देते हो, आप इसको कभी पंडित के पास जाते हो तो वो क्या कर देती है, वो आपको रेमेडीज देती है, ठीक है। तो ये तो एक प्योर साइंस है, जिसमें साइंटिफिकली हर चीज को रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। कुछ कुछ भ्रांतियां भी है इसके बारे में, और कुछ कुछ क्वालिटी भी होती है। हर बोलते ना, हर कोई टेस्ट होता है, उसमें ड्रॉबैक्स भी होगा, हर कोई दुनिया की चीज होगी ड्रॉबैक्स भी देगी और बेनिफिट भी देगी। दोनों चीजें उसमें इक्वल लेवल पे 90% या 100% उसमें एक्यूरेसी नहीं हो सकती। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक कलर भी दिखता है ना वो टोटली ब्लैक नहीं होता। व्हाइट में जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर देखते हैं, अगर आप उसको झूम झूम करके देखोगे तो टोटली ब्लैक भी नहीं होता है, यानी बोलने वाली चीज होती है, किसी में 100% क्वालिटी नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने का एक मतलब होता है आप उनके पावर को पहचानो, और जो उसमें पावर नहीं होती है उसको आप कन्वर्ट करो। हेलन केलर ने एक चीज अच्छी बोली है, वो डिसेबिलिटी थी लेडीज, ठीक है। उसने एक बोला है, अवर डिसेबिलिटी इज अवर एबिलिटी, यानी जो हम में कमियां हैं एक दिन वही हमारे खूबियों में तब्दील हो जाएगी।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत बार अकबर बीरबल की एक स्टोरी में आपने सुना होगा। अकबर बीरबल की स्टोरी में सुनता है, एक बार क्या होता है, एक बादशाह रहता है बीरबल, अकबर के साथ रहता है, और गलती से ऐसा बोला जाता है कि उससे उंगली कट जाती है, उंगली कट जाती है। क्या हो जाती है? उंगली कट जाती है। तो फिर अकबर क्या करता है, बीरबल को पकड़ता है और जेल में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको हार्म किया। बोलते मैं शिकार पे जाऊंगा और उसके बाद मैं इसको फांसी दे दूंगा। तो बीरबल ने बोला, महाराज जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी आप आपके लाइफ के लॉसेस से क्या सीखते हो? बोलने की मतलब क्या है, आप अपने लॉसेस से क्या सीखते हो, इससे पता चलेगा कि आप क्या सोचोगे। पहले स्टोरी को कंप्लीट करता फिर इसके बारे में बात करूंगा। तो जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो राजा को क्या कर देते हैं, कोई आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं, वो मांस भक्षी रहते हैं, इंसान को खाने वाले रहते हैं। तो उनका कुछ देवी का त्योहार रहता है। तो बढ़िया नाचते गाते राजा को पकड़ के रखते हैं। अब राजा को काटने जाएंगे, उतने में देखते हैं कि राजा को अंगूठा ही नहीं होता है, उंगली, एक उंगली कम होती है। तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ में प्रथा होती है कि हम खंडित चीजों को बलि नहीं चढ़ाते। तो वो क्या कर देते हैं, राजा को छोड़ देते हैं। जब राजा जाता है, खुशी खुशी में जाता है, बिरबल को पहले छोड़ता है, उसके गले मिलता है, और तुमने बोलते हैं कि तुमने सही बोला था कि हम में जो कमियां होती है वही एक दिन हम में खूबियों को इजाद करेगी। जैसे हम बोलते हैं, देखो कोई हैंडीकैप बच्चा होता है, ठीक है, हम बोलते हैं यार क्या इसका कोई कर्म होगा, इसके कारण इसका ये हैंडीकैप पैदा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसकी एबिलिटी देखो कितना, वो बच्चा जो होता है ना कितना तेज होता है। आपके बॉडी में जब 100% पार्ट होते हैं, अच्छे पार्ट होते हैं, 100% अच्छे पार्ट होते हैं, तो बॉडी में डेवलप होने वाली ऊर्जा जो होती है 100% पार्ट में डिवाइडेड होती है। जिसमें आपको दिमाग को मिलने वाली ऊर्जा जो होती है नॉर्मल इंसान से कम होती है। नॉर्मल इंसान से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो बॉडी का पार्ट भी आप यूज करते रहते हैं, और हर पार्ट को बॉडी में चलाने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो हैंडीकैप बच्चा होता है, तो उनका दिमाग जितनी बॉडी के पार्ट को ऊर्जा कम नहीं करेगा, नहीं मिलेगी, उतनी ही ऊर्जा उसका दिमाग क्या करेगा, खाता जाता है। जैसे आप कुछ थोड़ा आधा घंटा ये सोच के देख लो, आपको चक्कर आने चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या करती है, जब आप कैलोरीज को बर्न करने लगता है, दिमाग कैलोरीज को बर्न करने लगता है, तो इसके कारण आपको थकावट सी लगती है। तो इसका अगर एक अच्छे एग्जाम्पल की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे जिंदा एग्जाम्पल होते हैं कि जिन्होंने लाइफ को टर्न किया। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम हावर्ड गार्डनर की बात नहीं, सॉरी, ये फिजिक्स के ये लास्ट टाइम एक्सपायर हुए थे, क्या नाम है उनका यार, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, जब ये बच्चा 16 या 18वें एज में था, तब उसको एक अजब बीमारी हो जाती है। उसके बॉडी के पार्ट जो होते हैं एक एक करके खराब होने लगते हैं, और लोग भी बोलते हैं कि ये ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है, 30-35 साल बहुत हो गया है इसको, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो बच्चा जब पैरालिसिस हो जाता है, पूरे व्हील पे रहता है, उसका खाली थ्रोट में भी मशीन के द्वारा वो बात करता है, और एक छोटी उंगली उसकी जिंदा रहती है, जिसके कारण वो नए नए विचारों को इंटरप्रेट करता है, कंप्यूटर लगा रहता है। तो उस इंसान ने ब्लैक होल की थ्योरी को रचा, और अच्छा फिजिशियन था वो, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट में जाता था, अच्छे अच्छे एग्जीबिशन में जाता था। अगर उसी बच्चे को हम अगर डोमिनेट करके देखते, ये व्हील चेयर पे पड़ा है, एक जगह पे पड़ा है, तो ये बच्चा क्या कर लेगा। लेकिन ये उसकी क्वालिटी थी। तो बोलने का मतलब, हर बच्चे में कमियां भी होगी, हर बच्चे में खूबियां भी होगी, लेकिन आपको उसको कमियों को खूबी में बदलते आना चाहिए। तो इसके लिए डीएमआईटी में उसके ब्रेन के पैटर्न को बनाया है। जैसे उसकी न्यूरॉन की क्षमता, ब्रेन में न्यूकॉर्टेक्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंगों से कम्युनिकेट करते होते हैं, तो उनकी स्पीड, यानी कौन सा ब्रेन कैसा रिस्पॉन्स देगा। जैसे कोई आपके तरफ बॉल को फेंकता है, थ्रो करता है, तो आपका अचानक से हाथ उठ जाता है, बराबर है। और आपकी आंखें उस स्पीड को देख नहीं पाती, लेकिन आपका हाथ उस स्पीड में आके उसको कैच कर लेता है। लेकिन सभी सभी बच्चे बॉलों को थ्रो आउट करने के बाद पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते, कोई कोई कैच भी छोड़ देता है। आप किसी बच्चे को अगर उसकी परफेक्टनेस को जानना चाहते हो, तो उसके तरफ बॉल को फेंक के देखो, उससे उसके ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के बारे में, ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन के बारे में आप पता करोगे। लेकिन यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे एक प्रणाली होती है जो टीएपआरसी करके होती है, टोटल फिंगर रिजिस का। उनके रिजिस में जितने भी लाइन होते हैं, उसके अनुसार इसके ब्रेन के न्यूकॉर्टेक्स को चेक किया जाता है कि उसमें
लर्निंग कैपेबिलिटीज कितनी है, सीखने की कला उसमें कितनी है। और ब्रेन में अगर स्पीड को नापना चाहता है तो यहाँ पे एटीडी होता है, एक्शियल ट्राई डेल्टा करके एक ऑप्शन होता है, जिससे बच्चे के ब्रेन की और बॉडी की कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है, यानी वो बच्चा कैसा है, एक्सीलेंट है, स्टेप बाय स्टेप लर्नर है, नीड टू मोटिवेशन की जरूरत है, या कोई मेंटली रिटार्ड है जिसके सामने आप माथा फोड़ के भी पढ़ाओगे तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है। हजारों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट से क्यों स्टडी करती है, तो ऐसे फॉरेन में बोला जाता है कि हजारों इसमें से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिनके उंगलियों में पैटर्न ही नहीं होते, जिनके उंगलियों में पैटर्न नहीं होते, उनके ब्रेन का विकास भी नहीं देखा गया है, ना ही उनको ब्रेन प्रॉपर बना हुआ देखा गया है। ऐसे 1000 में से एक बच्चा होता है, लाखों में से एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज जो होती है करियर ऑप्शन, आपके ब्रेन लोग, अभी करियर ऑप्शन यहाँ पे कैसे चलते हैं, आपके ब्रेन लोग की कैपेसिटी के अनुसार, यानी आपके घर में कौन सा पूजा जो है, आपके घर का कौन सा जो चीज डेकोरेटिव है, पावर है, एनर्जेटिक है, जिसमें हम ज्यादा मेहमानों को आके बिठाते हैं। ठीक है, हमारे घर में ऐसे कोने भी रखते ना, कोई बाहर का इंसान आए तो पहले हम बिठाते हैं उसको, डायरेक्टली किचन तक नहीं लेके जाते हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सभी लोग अपने हॉल को डेकोरेटिव रखते हैं। तो उसी तरह हमारे ब्रेन में यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले स्टडी की जाती है पावरफुल लोग की, कि कौन सा लोग पावर में, यानी इसमें इमेजिनेशन ज्यादा है क्या, विजुअलाइजेशन ज्यादा है क्या, इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल कैसा है। अभी आईक्यू के बारे में भी देखो कितनी सारी भ्रांतियां होती है। हम बोलते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल जब हम टेस्ट करते हैं तो बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, तो बच्चा बहुत दिमागी तेज है, तो ये कतई ही गलत बात है। आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता नहीं होती है, आईक्यू यानी ब्रेन एबिलिटी नहीं होती है। ऐसा होता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू जो होता है नॉर्मल बच्चे से कम था, थॉमस एडिसन का आईक्यू जो था नॉर्मल बच्चे से कम था। आईक्यू यानी होती है जजमेंटल एबिलिटी, किसी चीज में रिएक्शन करने की एबिलिटी, यानी आपका ब्रेन उस चीजों को कितना जज करता है। तो यहाँ पे ऐसे ही अलग अलग क्वालिटी को देखते, पहले लोग आईक्यू को ही पढ़ते थे, आईक्यू को ही इंपॉर्टेंट देते थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ह्यूमन का इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे अनदर चीजें भी यहाँ पे जरूरत के हिसाब से जोड़ती गई। पहला था आईक्यू, उसके ब्रेन में आंसरिंग करने की एबिलिटी। सेकंड यहाँ पे होता है सीक्यू, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो बच्चा कितना क्रिएटिव मिजाज का है, उसमें इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर कितना है, कहाँ तक वो इमेजिनेशन विजुअलाइज कर सकता है। बाद में यहाँ पे होता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, बच्चा कितना खुद को वैल्यू करता है, खुद को दूसरे को वैल्यू करता है, और बोलने में वो कैसा बच्चा है। कोई कोई देखो लोग कितने बोलने में पटाए रहते हैं, आपको आप नहीं भी जाओगे मार्केट में, नहीं खरीदना होगा तो उसे बोलने मात्र से वो चीज खरीद के लेके आओगे। इमोशनल कर देगा, मैम खरीद लो, देखो इसमें आप तो पूरा बोलेगे ऐश्वर्या कटरीना से आपको कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से के वो लोग रहते हैं, और हम भी खुद को उसके बातों में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि क्या, उसके ओरा में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम वो चीज खरीद भी लेते, क्योंकि हम खुद को कटरीना वाले पैटर्न में देखना शुरू कर देते। तो उनके बोलने की आर्ट, आपके माइंड को ब्रेक करने की एबिलिटी, आपके विजुअलाइजेशन को ब्रेक करने की एबिलिटी, उसको क्या बोला जाता है, आपके विजुअल दायरे को तोड़ने की एबिलिटी। तो उन बच्चों में एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो आपके विजुअलिटी को तोड़ देते हैं, इमेजिनेशन पावर को तोड़ देते हैं। तो आपके इसमें वो जो बोलता है वही आपका माइंड इमेजिनेशन कर लेता है, और उसी स्टेप में जीना शुरू कर देता है। हो गया, इमोशनल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक रहता है एडोसिटी क्वेश्चन। एडोसिटी क्वेश्चन भी हाल ही के दिमाग में स्टडी करने वाला पोर्शन होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो लोगों में ये क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। बच्चे का जब सब कुछ अच्छा रहता है, या बड़ों के भी देखो सब कुछ अच्छे रहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा आपको, कि कोई सुसाइड क्यों करता है, कोई सुसाइड क्यों करता है। उसके तो माँ बाप बहुत प्यार करने वाले रहते, जैसे सुशांत सिंह था, उन्होंने, उनके पास तो प्रॉपर्टी भी अच्छी थी। हम गरीब बच्चा रहता तो सोचते हैं यार इसको शायद गरीबी के कारण ये मर गया होगा, इसकी बहुत सारी इच्छा होगी जो नहीं वो कर पाया, इसलिए जिंदगी से हार कर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से जो होते लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में हमारा रिप्रेजेंटेशन स्किल बहुत मायने रखता है, और सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी। एडोसिटी क्वेश्चन यानी आप में आप सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज को
तैयार करते हो, जो आपका ईगो जो वीक होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हो, इनरली खुद को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हो, आउटरली खुद को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हो, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, विपरीत स्थिति में आपकी काम करने की एबिलिटी। विपरीत स्थिति में क्या होती है, आपकी काम करने की एबिलिटी क्या होती है। तो पहले जो होते थे बच्चों में आईक्यू को ही देखा जाता था, अब जो बच्चे में होते हैं कि उसमें ईक्यू देखा जाता है, सीक्यू देखा जाता है और एक्यू देखा जाता है, और इसके हिसाब से उसके कार्यों को निर्धारित किया जाता है। जो ज्यादा जोखिम के कार्य हो गए वो एक्यू वाले को देंगे, क्योंकि उसमें जोखिम सहने की क्षमता होती है, लॉसेस को सहने की क्षमता। कभी कभी देखो आपके होशियार भी बच्चे रहते हैं, बहुत जगह पे होशियार बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं 1 और 2% कमाने की वजह से। वो क्या कर देते हैं, 1 और 2% कमाने की वजह से भी लोग सुसाइड करते थे, बच्चे सुसाइड कर देते हैं, या किसी को थोड़ी सी बात बोल देते हो वो हर्ट हो जाता है, तो उससे भी वो क्या कर देता है, खुद की लाइफ को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें विपरीत परिस्थिति में खुद को बैलेंस करने की एबिलिटी नहीं थी। बोलने की मतलब क्या होती है, विपरीत परिस्थिति में आपके बेटे के पास या आपके पास बैलेंस करने की एबिलिटी नहीं होती है। कोई कोई होता है, देखो विल पावर झट से छोटा कर देता है अपना विल पावर, कुछ उसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो वो कंफ्यूजमेंट में कोई इंटरव्यू में बच्चा गया, उसका विल पावर सही नहीं है, ठीक है, और थोड़ा जो वो याद करके गया 2-3 क्वेश्चन वो पूछेंगे तो बच्चा बहुत हाईली खुश होकर आंसर दे देगा। वो थोड़ा क्वेश्चन को टर्न करके पूछ लिया तो क्या होगा, बच्चा नाराज होके वहां से बाहर निकलेगा, बोलेगा मेरे को बहुत टफ क्वेश्चन पूछा। क्योंकि उसके ब्रेन को लगता है कि मैंने जो पढ़ के आया वही चीजें को आंसर में दे सकता हूँ, लेकिन लॉजिकल चीजें जहाँ पे चलनी होती है, जहाँ पे क्वेश्चन को कंफ्यूज करने वाली चीजें आती है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इसमें आपके इन चारों जो IQ, CQ, AQ, इनको विशेष महत्व दिया गया है, और इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, इनकी विधियां, यानी जो आप में सर कमियां उसको सी आप क्यू खूबियों का में क्या बना सकते बताया हो। आपने? क्या मैम? सी क्यू का क्या बताया? सी क्यू का क्या बताया था? CQ यानी क्रिएटिव क्वेश्चन। क्रिएटिव क्वेश्चन, ये बच्चा हर किसी फील्ड में जाएगा तो क्रिएटिविटी करता रहेगा। टीचर में होगा तो अच्छी क्रिएटिविटी का आप पढ़ाएगा। देखो कोई कोई टीचर रहता है कितने खुदी से अच्छे से पढ़ाते हैं, उनमें क्रिएटिव माइंड होता है, किसी ऑब्जेक्ट के जरिए पढ़ाते हैं, कोई ऐसे वर्ड को लेते हैं उसके जरिए पढ़ाते हैं। तो ये भी क्वालिटी जो होती है DMIT से आपको मिलती है। तो इसलिए DMIT जो होता है हर फेज में यहाँ पे काम में आता है। जैसे मैरिज में दोनों की मेंटेलिटी देखने के लिए आप DMIT का यूज करते हो, दोनों के थॉट प्रोसेस को देखने का आप यूज करते हो, या दोनों के करियर ऑप्शन में कौन सा उसमें बेटर करियर ऑप्शन होता है, उस चीजों को देखने के लिए करता है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है उनको अपनी बीवी को अच्छे जॉब पे लगानी होती है, लेकिन उस लड़की की वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती जॉब पे लगने की, तो उसमें भी घर में तनाव आ जाते हैं। तो ये वाली जो चीजें होती है यहाँ पे उनकी मेंटेलिटी को समझने की एबिलिटी यहाँ पे यूज की जाती है। क्योंकि हमारा बहुत हद तक हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, इसका भी असर जो होता है हमारे बर्थ से ही बना होता है, यानी हमारी थॉट प्रोसेस, साइकिक पैटर्न। और ये जो साइकिक पैटर्न होता है हमारा, कैसे समझेंगे हम नेचर से क्या चीजें लेने वाले हैं, क्या चीजें नहीं लेंगे, ये DMIT सिखाता है एक्वायरिंग स्टाइल के जरिए। तो यहाँ पे 4 टाइप के एक्वायरिंग स्टाइल के बारे में बोला गया है। कोई होता है खुद होके सीखेगा, आप उसके सामने कितना भी बखान करो, उसका एक नेचर बना रहेगा सुनने का, लोगों का और करने की अपनी मन की, ठीक है। इस टाइप से होता है। बंगाली में बहुत अच्छा एक सॉन्ग होता है, एकला चलो रे। तो ये बंदा जो होता है उस क्वालिटी को लेके चलने वाला बंदा होता है। अगर कोई काम नहीं करता है तो ये खुद होके कर लेगा वो काम, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे क्वालिटी होती है, रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है बंदा, यानी दूसरे का आउटपुट दे के खुद का रिएक्शन डिसाइडेड करेगा। रिफ्लेक्टिव मेथड, कोई बच्चे होते हैं आपने उसको चॉकलेट दी तो वो पूछेगा मम्मी आपने चॉकलेट उसको क्यों दिया, आप बोलोगे नहीं बेटा उसने स्कोर अच्छा किया था, तो वो आपको जैसे बोलेगा मम्मी नेक्स्ट टाइम मैं अगर अच्छा स्कोर करूंगा तो क्या आप मुझे इससे बड़ी चॉकलेट दोगे। और बच्चा पढ़ाई करके स्कोर को लाता है, इसको बोलते हैं अफेक्टिव नेचर, जो लोगों के सॉरी रिफ्लेक्टिव मेथड, जो लोगों के रिफ्लेक्शन पे जिनका आउटपुट जो होता है डिसाइडेड होता है, ठीक है। तीसरी जो टाइप होता है अफेक्टिव, अफेक्टिव नेचर, ये लोगों को कॉपी करने में महारत हासिल होता है इनको, लोगों के बिहेवियर को कॉपी करेंगे, उनके स्टडी पैटर्न को कॉपी करेंगे, ठीक है। इंजीनियर में ज्यादा करके इनका यूज होता है, टोपो मारते हैं, जो बड़े बड़े पेंटिंग रहते हैं ना उसके ऊपर कागज रखे उनको टोपो मारते थे, ठीक है। तो उनको किसी काम को हुबेहूब कॉपी करना आ जाता है,
वो क्रिएटिविटी नहीं करते। एक चीज जैसे देखोगे वैसे ही उसको बनाने का देखेंगे, माँ बाप से बिहेवियर को देखेंगे, उसको ही अडॉप्ट करना वो सीख लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, अफेक्टिव मेथड, यानी किसी के बिहेवियर का, किसी के थॉट प्रोसेस का इनके ऊपर अफेक्शन होता है। ठीक है, वो कॉपी कैट होते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं, नई चीज नहीं क्रिएट करेगी क्योंकि उनका ब्रेन ही कॉपी मास्टर होता है। ठीक है, लोगों की क्वालिटी को हाईजैक करना उनको बहुत अच्छे से आता है। फिर उसके बाद में लास्ट यहाँ पे एक होता है, जो होता है रिवर्स थिंकर, जो हाल ही में मोस्टली हमारे बच्चों में दिखाई देता है ये पैटर्न। जैसे बच्चे को आप बोलोगे पढ़ाई कर, वो बोलेगा मैं नहीं करता। आप बोलोगे हस्बैंड को ये काम करो, वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, जाओ तुम कुछ भी कर लो, या तुम अपने मैके से करा लो। ठीक है, तो ये जो कुछ बंदे होते हैं ये रिफ्लेक्टिव, यानी ये जो होते हैं रिवर्स थिंकर होते हैं। तो इनको आप कंपैरिजन करके नहीं काम करा सकते हैं, इनको आप कंपैरिजन नहीं करा सकते हो, इनसे एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करा सकते। वो रिवर्स थिंकर होते हैं। आप जो यानी 10 लोगों में बिठा के रखोगे ना, 10 लोग हाँ बोलेगे तो ये अकेला बंदा ऐसा रहेगा कि नहीं बोलने वाला होगा। अपोजिट को रखता है, उनके जो आइडिया होते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं। यहाँ से परिवार में चलने वाले तनाव को भी देखा जाता है, क्योंकि वो बंदा कैसा है, उसके आइडिया जो होते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं। यानी वो अपनी बातों को अपने परिवार को नहीं समझा पाता, अपने दोस्तों को नहीं समझा पाता, जिसमें इसके दोस्त लोग भी कम बनेंगे, या उसमें लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर गया, या किसी कारण इसका झगड़ा भी लोगों के साथ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से सोचता है उस हिसाब से लोग नहीं करें। साथ में मिल्टन सेटर भी होता है। अरे उस बंदे ने बोल दिया आज सुबह से लेकर मैं यहाँ से यहाँ तक काम करूंगा, उसके बाद आप उससे काम करा के दिखा दो, मार खाएगा कुछ खाएगा लेकिन काम नहीं करेगा वो। तो इन टाइप के बच्चों के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, वो जो होता है डीएमआईटी आपको सिखाती है। सेकंड, लाइफ में जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है लर्निंग मेथड। आपका बच्चा किस मेथड से अच्छे से सीखते हो, या आप लाइफ में किस मेथड से अच्छे सीखते हो, तो खुद को आपको सीखने की कला पता होनी चाहिए, खुद के सीखने की एबिलिटी पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे डीएमआईटी आपको 3 एबिलिटी को सिखाता है। वी ए के टेक्निक सिखाता है, उसको बोलते हैं वी ए के टेक्निक, जो हाल ही में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में यूज होता है। एनएलपी प्रोग्राम सीखे होगा ना आपने, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो काउंसलिंग की होती है, उसमें भी इन्हीं टेक्निक के बारे में बात करता है। अगर डीएमआईटी में ये चीज बताती है, तब जाके तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, रिलेटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है, काउंसलिंग में इन चीजों को लाया गया है वीएस के टेक्निक के बारे में। तो वीएस के टेक्निक के बारे में, यानी हमारी सीखने की कला, आप कैसे बेटर सीखोगे इसके बारे में ये कला होती है। ठीक है, तो ये कला कैसे काम करती है? जैसे कोई बंदा होता है जो ऑडिटरी बहुत अच्छा से सुन के अच्छे से याद रखता है, कोई बंदा होता है विजुअल, यानी जो देख के पिक्चर हो ग्राफिक के माध्यम से अच्छे से ध्यान में रखना है, और कोई बंदा होता है काइनेमेटिक बंदा होता है। कोई बंदे को देखो आप कितना भी दिखाओ कितना भी सुनाओ, उसके दिमाग में नहीं जाएगा जब तक वो खुद होके नहीं कर पाते। तो वो बोलेगा पहले भाई मेरे को करके तो बता कैसे करना है। वो क्या बोलेगा, भाई आप तो बता रहे दिखा रहे पीपीटी, लेकिन मुझे करके तो बताओ कैसे कैसे वो काम करेगा, कैसे वो काम नहीं करेगा। तो ये वाली जो चीजें होती है वीएस के, और इसी के आधार पे इंसान का बिहेवियर डिसाइडेड होता है। देखो कैसे, अब कोई विजुअल बच्चा है, कोई विजुअल वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, तो उनको ऐसे लगते हैं कि वाइफ ने मेरे लिए कुछ ऐसे डेकोरेटिव चीज करनी है क्यों ना, यानी केक भी करोगे तो थोड़ा सजा के वजा के रखने को ना, या रूम को थोड़ा, मैं आते हुए घर में एंटर करते हुए रूम को अच्छा लगोगे। या कोई वाइफ होती है, उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड ने बड़े बड़े मेरे को फ्लावर भेजने को ना, या कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना पिक्चर आते हैं व्हाट्सएप में, वो भेजने, क्योंकि वो विजुअल की भावनाओं को समझता है, विजुअल इम्पैक्ट को समझता है। जैसे उसको मूवी भी लेके जाओगे ना, मूवी में थोड़ा एक रुआना सा अगर एक चीज आ गया, एक स्टन आ गया, तो उसमें ये खुद रोने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल जो होता है वो देख के इमोशन को समझने वाला होता है। इससे 100 किलोमीटर दूर पे भी कोई चीज होगी जिसकी आंखें उसको नहीं देख पा रही, लेकिन उसकी झलक से पहचान जाएगा कि ये इंसान ये होता है, ये जानवर होगा। तो उनमें ये जजमेंटल एबिलिटी होती है, विजुअली सीखते। कोई कोई बच्चा जो होती है, कोई कोई इंसान होता है जिनकी आप सराहना करो, ऑडिटरी, जो अपने गुणों को आपसे सुनना चाहता है।
जैसे वो अपने गुणों से आपको सीखना चाहता है, अपने गुणों से वो सीखता है, ठीक है। यानी सुनने से सुनता है, आप उसके बारे में बोलो यार तुम बहुत अच्छे काम करते हो, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको इंस्पिरेशन मिलेगा और वो काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो बच्चा होता है सुन के बातों को अप्लाई करता है, सुन के बातों को रिएक्ट करना जानता है, सुनने की एबिलिटी, जिसकी बहुत दूर से अगर आवाज भी आएगी तो वो बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये नेचर जो होता है सुनने वाला नेचर होता है उसका, वो बहुत अच्छा लिसनर भी होता है। फिर कोई बच्चा होता है जो काइनेमेटिक्स बच्चा होता है, जिसको जब तक कोई चीजें अप्लाई करके नहीं देखेगा तब तक वो बच्चा सीखेगा ही नहीं, या जब तक आप उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी नहीं करोगे तब तक वो बच्चा कुछ करेगा नहीं। जैसे आपको ले जाके कहीं पे दिखा, मूवी नहीं दिखाने लेके गया फॉर एग्जाम्पल पकड़ के, तो आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकली वो चीजें किया नहीं है, जैसे आपके कामों में आप पे हाथ नहीं बिठा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और ये क्वालिटी जो होती है आप इंसान के बिहेवियर को देख के जज कर सकते हो। जैसे कोई बोलेगा कि सोनल जी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, यानी उसमें क्या होता है विजुअल, आपके विजुअल इंपेरेंस को देखा, तो वो क्या करेगा विजुअल चीजों को याद रखेगा। तो बोलेगा कीर्ति जी आपकी आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, यानी उसने किसको माइंड किया, आपके ऑडिटरी विजन को माइंड किया। तो बोलेगा वंदना मैम आपने उस शादी में उस कलर की साड़ी जो पहनी थी ना आपको बहुत अच्छी लगी, उसने क्या याद रखा, एक्शन को। तो काइनेमेटिक जो लोग होते हो वो एक्शन को याद रखते हैं, विजुअल लोग जो होते हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस को याद रखते हैं, ठीक है, यानी एक्शन को याद रखेगा, वो आपके डांस को याद रखेगा, वो साड़ी को याद नहीं रखेगा, उसमें आपने ऐसा एक्ट किया था, एक्टिविटी किया था, उसको याद रखेगा। और विजुअल लोग जो होते हैं वो आपके देखने पे आपको जज करेंगे, विजुअल इम्पैक्ट। तो ये भी चीजें जो होती है जनरल में भी आप याद कर सकते हो उसको, जनरल में भी आप उसको बिहेवियर में ला सकते हो, जनरल में भी लोगों को आप दिखा सकते हो। इससे भी आपको पता चलता है कि लोगों के बातों से पता चलेगा कि ये किस टाइप का लर्नर होता है, ये किस टाइप का लर्नर होता है। तो ये किससे पता चलता है आपको, उसके वीएस के टेक्निक से, लाइफ से सीखने की कला से। तो डीएमआईटी में ये कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारी हर निगेटिव चीजों को एक पॉजिटिव वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम में आती है। बाद में यहाँ पे ब्रेन डोमिनेंट फंक्शन को आपको पढ़ाया जाता है। ब्रेन डोमिनेंट यानी क्या होता है, तो इंसान में हम जानते हैं कि दो टाइप के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट में भी 5 लोब होते हैं, और इन लोगों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। लेफ्ट लोब के अलग फंक्शन होंगे, राइट लोब के अलग फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, उसके लाइफ में क्या चीजें वो अच्छे से करेगा, क्या चीजें नहीं करेगा, इससे उसको पता चलता है। और इसके बारे में साइंस में जो होता है सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार, तो डॉक्टर स्पेरी को दिया गया है। उन्होंने स्प्लिट ब्रेन थ्योरी को रचा है। उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एनिमल पे, पहले कुत्ते भी उन्होंने स्टडी की, बाद में बिल्लियों पे स्टडी की, उसके बाद उन्होंने इंसानों पे भी स्टडी की, और उन्होंने प्रूव किया कि इंसान में दो ब्रेन, दो लोब्स होते हैं और उसके अनुसार उसकी क्वालिटीज होती है, यानी उसके ब्रेन के हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। ये भी आपने कहाँ से जाना है कि उसके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ब्रेन डोमिनेंट नेचर से आपको यहाँ पे पता चलता है। तो इतने सारे वर्क जो होते हैं डीएमआईटी आपको कराता है। बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन, यानी कौन सी चीजें जो आपके पास होने के बाद, कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल होने के बाद, कौन से ब्रेन लोब पावर होने के बाद कौन सी चीजें आपकी लाइफ में अच्छे से होगी, ठीक है। जैसे हमने जाना ना कॉम्बिनेशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, फर्स्ट सिंगल डिजिट से, सेकंड कॉम्बिनेशन से, और तीसरी उनके लाइफ में बनने वाले भावों से। अलग अलग भाव जो बनेंगे उसके हिसाब से हम इन तीनों को ध्यान में रख के ही हम क्या करते हैं, लाइफ के अचीवमेंट के बारे में बोलते हैं। सिंगल डिजिट या सिंगल कैरेक्टर क्या बोलेगा, उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा, इनर आउटर क्वालिटीज के बारे में बताएगा। कॉम्बिनेशन जो होता है, अलग अलग ग्रुप के कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बताएगा, यानी कौन से लोब के साथ उसका कौन सा लोब पावरफुल होगा तो उसमें क्या गतिविधियां होगी, इसके बारे में जाना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से कॉम्बिनेशन से पढ़ा जाए, और हर कॉम्बिनेशन को जब हम एक पैटर्न में बिठाते हैं तो यहाँ से हमको फाइनल आउटपुट आता है, जिससे हम उस बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो किसी को गाइड होने के लिए आपको उस बच्चे का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ब्रेन का सेटअप पता होना चाहिए। तो ये जो काम करता है हमारा डीएमआईटी करता है। डीएमआईटी क्या करेगा, उस बच्चे के क्राइटेरिया के बारे में आपको बोलने की कोशिश करेगा। और ये सभी जो स्टडी होती है फिंगरप्रिंट से होती है, विचारों के माध्यम से होती है। फिंगरप्रिंट, उसकी साइकोलॉजी, उसके बिहेवियर जो होते हैं
सभी जो बिहेवियर होते हैं फिंगरप्रिंट की स्टडी से पता चला है। यहाँ पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे। जब फिंगरप्रिंट हम पढ़ेंगे ना तब अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको सर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना। सर रिपोर्ट में तो सब आ जाएगा ना, कौन सा हाँ, रिपोर्ट कॉम्बिनेशन? में सब आता है। यस यस, रिपोर्ट में खाली जनरल हिस्ट्री आते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में हमको पढ़ना होता है। रिपोर्ट में ओके खाली परसेंटेज लिख के आते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हमको पढ़ना होता है। ओके। मैंने बोला ना, बहुत काउंसलिंग में हमको कॉम्बिनेशन रिपोर्ट रीडिंग मीन्स नहीं करना हमारे है। मतलब सर कॉम्बिनेशन मीन्स हमारे किस तरीके के लोगों से बनती है, या उस बच्चे के कैसे किस लोगों उसका साथ कैसा है, हाँ ये देखना होता है। यस किस मतलब उसका कैसे उसके किस कैसी उसकी संगति है, कैसे लोगों से उसका यस यस, मतलब कैसे लोगों से उसका फ्रेंडशिप अच्छा है या बनेगा, जो कैसे भी लोगों से नहीं बनेगा। बने। हाँ सर आपने जैसे बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी, वो भी दिख के आती है उसमें? सही टेंडेंसी जो होती है आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन से पता चलता है। आप में बोलते हैं ना ये सहने की एबिलिटी कितनी होती है, किसी पेन को सहने की एबिलिटी कितनी होती है, तो एडवर्सिटी क्वेश्चन से पता चलता है। ओके। पर फिर इसमें समझो इट इज आउट ऑफ द टॉपिक, पर वो जो ग्रह का भी तो प्रभाव पड़ता होगा ना, तो वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो इसमें फिर कैसे जानेंगे ऐसे? जिस ग्रह का प्रभाव यानी आपका ब्रेन कैसा बनता है, बिहेवियर कैसा बनता है, ग्रह के प्रभाव से तो बनता है। हाँ आपका जो अगर ब्रेन बनता है, कुछ भी बनता है, हम उसको राशि चक्र के हिसाब से पढ़ते हैं। इसको साइंस के हिसाब से पढ़ना सीखा हमने। वही मैं बोल रही हूँ, इट इज आउट ऑफ द टॉपिक ये तो। वो जैसे ना कभी कभी इवन इफ दैट चाइल्ड इज गुड एवरीथिंग, तो यस, कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी बाद में भी आ सकती है, अभी बाद नहीं। में आ सकती है। यस, उसके एक्वायरिंग नेचर में क्या आता है, आह, सेकंड मायने रखता है एक्वायरिंग नेचर, उसका किस टाइप का उसका नेचर है। अगर कॉपी करता होगा कि उसके घर में किसी ने सोच सुसाइड कर लिया तो वो भी अटेम्प्ट लेगा ही लेगा। बहुत बार देखो आप। अच्छा, वैसे वैसे होगा। ओके। हम्म। ये तो सर, ये तो कभी कभी ये तो वो तो जैसे आपने विजुअल और वो सब का बताया, तो मे बी हम्म। पिक्चर में देख के भी तो वो कर सकता है ना ये सब? हाँ, वही वही पिक्चर में देख के भी कर सकता है, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वो तो विजुअल इम्पैक्ट पे सीख रहा है ना। बच्चा आपके साथ जिद कब करता है, मेरे को एक चीज का आंसर पता है, जब वो बाहर के बच्चे को देखता है कि वो बच्चा मतलब कि उसको कोई चीज नहीं लेके दे रहा तो वो रास्ते में नाच रहा है या जमीन पे सो गया नहीं, या कोई भी बच्चे की संगति रहती है यार, माँ बाप को मरने की धमकी दे दे, माँ बाप तो आपकी बात मान लेंगे, और बच्चा मजाक मजाक में भी सुसाइड कर लेता है। उसको नहीं मरना होता है लेकिन वो क्या कर देता है, गलती से वो चीजों को अप्लाई कर देता है मजाक मजाक में। फिर वो चीजें क्या होती है, सीरियस मोड में चली जाती है। हमारे यहाँ पे एक बच्चा ऐसा ही था, उसने मजाक मजाक में फांसी लगाने गया तो उसको क्या हो गया, रस्सी लग गई तो वो एक्सपायर हो गया। हाँ, तो पहली बार कोई कोई करता है, कोई ट्राई करता है, कोई दूसरी बार ट्राई करता है तो वो बच जाता है, तीसरी बार भी सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो बच जाएगा। लेकिन उस समय उसकी मेंटेलिटी जो होती है जवाब दी जाती है, उसकी बॉडी की स्ट्रेन जवाब दी जाती है। आप में स्ट्रेन पावर एक जैसा है क्या? हाँ, कोई क्योंकि है ना सांसों को 10 मिनट रुकता है, कोई देखो, सांसों को 20 मिनट रुकता है। और ये कैसे होगा, क्योंकि देखो देखो आजकल लोग अलग अलग कई। है वो जो पबजी वगैरह खेलते हैं या जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उससे भी बहुत प्रभावित होते हैं। पहले भी कोई वीडियो गेम से हो रहे थे, तो यस वो पैसे चुराने लगे, मर्डर करने लगे, बहुत सब किडनैपिंग करने यस यस, लगे। इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी देखो ना, अभी पहले हम बच्चों को मोबाइल देते थे। आप पहले बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल देते थे। टीचर खुद बोलते थे कि मोबाइल होता है वो बच्चों को मत दो, उससे बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब से लॉकडाउन आया तो टीचर ने ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया। हाँ जब से लॉकडाउन आया तब क्या किया, बराबर है। अब उसमें क्या हो जाता है कि आप तो देखते हो ऐसे क्लास मिनिमम करके दूसरे भी काम करूंगा, मेरा क्लास भी चलते रहेगा, दूसरे भी काम करते रहता। एक बार एक बच्चे ने माँ बाप के अकाउंट से पैसे निकाल लिए।
अभी एक केस आया तो उसके है। पिताजी ने उसके मोबाइल दिया था उसको क्लास में। हाँ, हाँ, उसने माँ का मर्डर कर तो दिया। कोई चीज पावर में भी होती है तो उसका लॉ ड्रॉबैक भी होता है। हाँ, एक केस भी आया था, उसने अपनी माँ का मर्डर करके उसको घर में बंद करके रखा था, बहन को खुद को धमकी दिया था, बीच में आया था एक पबजी के चक्कर में। तो पबजी के चक्कर। अलग अलग स्ट्रेन या अलग अलग जो बोलते हैं ना, हम तुमको चैलेंज देते हैं उसको आप पार करो, तो ये भी चैलेंज एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जो बच्चे में होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको जजमेंटल वो खो देता है उसमें कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, उसको खाली उसके आउटपुट से मतलब होता है, इस जाके उस बच्चे की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी में आप जितने पहलुओं को पढ़ोगे ना उतना पहलू कम ही आता है, इसलिए क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड आजकल अवेयरनेस। सर, तो ये मैं खाली इतना पूछने चाहती हूँ कि जो DMIT है वो तो स्टार्टिंग